नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये डायलॉग आपने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा। लेकिन क्या पैसे के हाथ कानून के हाथ से भी लंबे होते हैं? आज यही मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पुणे में एक बहुत अमीर बिल्डर के 17 साल के लड़के ने शराब के नशे में अपनी एक महंगी गाड़ी से 2 लोगों को कुचलकर मार डाला और इस लड़के को बड़ी आसानी से जमानत भी मिल गई और कोई सजा भी नहीं हुई। हमने इस पर आपके साथ मिलकर एक मुहिम चलाई और हम बहुत खुश हैं। हमें खुशी है इस बात की कि हमारी इस मुहिम के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस पूरे मामले में इस लड़के को बचाने की हर संभव कोशिश की गई। आज बड़ा सवाल यह है कि यह लड़का एक बालिग की तरह अपने दोस्तों के साथ एक ही रात में 48,000 रुपए की शराब पी जाता है। बालिग की तरह ही तेज स्पीड में इस महंगी गाड़ी को चलाता है, लेकिन पुलिस और अदालत उसे एक मासूम बालक समझकर छोड़ देते हैं। आज हम आपको वो सारी मेहरबानियां दिखाएंगे जो इस लड़के पर सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि इसके पिता के पास बहुत पैसा है। इसके बाद आपको वर्ष 2012 का राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो दिखाएंगे, जिसमें राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान पहले तो यह आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और मुसलमानों को आरक्षण भी नहीं दिया, और फिर वो ये वादा करते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। मुसलमानों को आरक्षण देने का यह वादा आज आप राहुल गांधी के मुंह से सुन पाएंगे, और राहुल गांधी का यह भाषण देश को और किसी ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सुनवाया है। इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है यह भी हम आपको सुनवाने वाले हैं। और आखिर में आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बार चुनाव जीत जाते हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले ऐसे नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में जब पहला चुनाव लड़ा तब उन्हें कितनी सीट मिली थी? इसके बाद जब दूसरा चुनाव लड़ा तब कितनी सीटें मिली? और जब लोकसभा का तीसरा चुनाव उन्होंने लड़ा तब उन्हें कितनी सीटें मिली थी? इसलिए आज हम नेहरू सरकार के चुनावी परफॉर्मेंस और मोदी सरकार के चुनावी परफॉर्मेंस की एक तुलना आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि क्या हमारे देश का कानून अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है, और क्या कानून के लंबे हाथ पैसे के हाथ के सामने छोटे पड़ जाते हैं। 19 मई को महाराष्ट्र के पुणे में जिस पोर्शे कार से एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने एक बाइक पर जा रहे 2 लोगों की सड़क दुर्घटना में हत्या कर दी थी, उस मामले में अब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा अपने कानों पर। मेडिकल रिपोर्ट इस लड़के की अभी तक नहीं आई है। यह घटना 19 मई को रात 2:30 बजे हुई थी। ध्यान से सुनिएगा आप, 19 मई को रात 2:30 बजे यह घटना हुई। तब से लेकर अब तक 66.5 घंटे का समय बीत चुका है, जबकि ब्लड सैंपल कलेक्ट होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने में ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 घंटे लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट आने का नाम नहीं ले रही। यानी यह मेडिकल रिपोर्ट आखिर कहां अटक गई, किसने इसे अटकाकर रखा है और कौन इसके पीछे हो सकता है? और ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा है जो जानबूझकर इस मेडिकल रिपोर्ट के जारी होने में देरी करवा रहा है। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यह रिपोर्ट समय पर आ गई होती तो इस लड़के को अदालत से जमानत शायद न मिलती और कोर्ट को इसे रिमांड होम में भेजना पड़ता। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में अदालत ने इस लड़के को इस दुर्घटना पर सिर्फ 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की शर्त पर जमानत पर छोड़ दिया। और शायद कोई तो था जो ऐसा ही चाहता था और जिसने इस मामले में कानून के लंबे हाथों को शायद बांध कर रख दिया था। क्या कानून के लंबे हाथ पैसे की रस्सी से बंधे हुए थे? आज बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इस मेडिकल रिपोर्ट से ही यह पता चलता कि इस लड़के ने दुर्घटना के समय शराब पी हुई थी या नहीं पी थी। और सारी दुनिया जानती है कि इस लड़के ने शराब पी थी, लेकिन अभी तक उसका सबूत कोई नहीं मिला है, या फिर कह लीजिए कि सबूत को दबा दिया गया है। हमें सूत्रों से यह पता चला कि 19 मई को रात 2:30 बजे जब यह सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 2 लोग उसी समय दुर्घटना स्थल पर ही जिनकी मौत हो गई थी, उस समय पुलिस ने इस आरोपी लड़के का
मेडिकल टेस्ट नहीं कराया। इस मामले में एफआईआर दुर्घटना के 6 घंटे के बाद सुबह 8:26 पर दर्ज हुई। बड़ा सवाल, जब मामला 2:30 बजे का है, दुर्घटना 2:30 बजे हुई है, पुलिस ने 8:30 बजे एफआईआर क्यों की, इतना समय क्यों लगाया? और इस आरोपी लड़के का मेडिकल टेस्ट 19 मई को दोपहर 3 बजे करवाया गया। अब आप सोच लीजिए, दोपहर 3 बजे यानी सड़क दुर्घटना होने के 12.5 घंटे के बाद और एक पब में, एक बार में पार्टी करने के, शराब पीने के 15 घंटे के बाद पुलिस ने इस लड़के का मेडिकल टेस्ट कराया और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया। 12.5 घंटे के बाद दुर्घटना के और शराब पीने के 15 घंटे के बाद। अब कोई पूछे पुलिस से कि वो इतने देर तक क्या करती रही, क्या, और आपको क्या यह पता है कि ऐसे मामलों में पुलिस जो ब्लड अल्कोहल टेस्ट कराती है, जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति ने शराब पी हुई है या नहीं और कितनी मात्रा में पी है, इस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा 12 घंटों के अंदर ही नतीजों की जांच हो सकती है। यानी एक व्यक्ति ने 12 घंटे के अंदर अगर शराब पी है तो यह टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर आरोपी को शराब पिए हुए 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है तो उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, क्योंकि शराब का जो असर है वो 12 घंटे के बाद समाप्त होना शुरू हो जाता है। और ऐसे मामलों में तब मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि आरोपी शराब के नशे में नहीं था। मान लीजिए अगर आप 15 घंटे के बाद, शराब पीने के 15 घंटे के बाद अगर आप ये टेस्ट करा रहे हैं तो रिपोर्ट में आएगा कि लड़के ने शराब पी ही नहीं थी। और इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि इस लड़के का मेडिकल टेस्ट 19 मई को दोपहर 3 बजे करवाया गया, जब सड़क दुर्घटना को हुए 12.5 घंटे बीत चुके थे, जिससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। देखिए, पुलिस जो होती है उसे सारे कानून पता होते हैं, पुलिस को कानून के लूप होल्स भी पता होते हैं, पुलिस को यह भी पता होता है कि अगर जबरदस्ती किसी को फंसाना है तो कैसे फंसाना है, और पुलिस को यह भी पता होता है कि अगर किसी को बचाना है तो कैसे बचाना है। और यह सब कुछ कहने को तो कानून के दायरे में ही होता है। बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे देश में पुलिस वाले दिन को रात बना देते हैं, रात को दिन बना देते हैं, और अगर पुलिस वाले चाहें तो देखिए एक के बाद एक रिपोर्ट आपके पक्ष में आती चली जाएगी। और इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि अगर इस लड़के की मेडिकल रिपोर्ट अब 3 दिन के बाद आ भी जाती है तो उसमें, और अगर उसमें यह लिखा होता है कि यह लड़का शराब के नशे में नहीं था, तो अब हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम क्या करेगा? क्योंकि अदालतें तो यह कहती हैं कि हम सिर्फ सबूतों के आधार पर चलते हैं। अदालत में तो आपने देखा होगा, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उसे तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ सबूत दिखते हैं। सबूत क्या है? सबूत मेडिकल रिपोर्ट है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट अगर यह कहती है कि लड़के ने शराब पी ही नहीं है, तो पूरा की पूरा केस बदल जाएगा। और उस समय पुलिस थाने में जो पुलिस वाले थे, उन्होंने यही सुनिश्चित किया है। इसके बाद इस लड़के की बेल बरकरार रहेगी, या अदालत यह देखेगी कि इस लड़के ने सड़क दुर्घटना से पहले एक नहीं बल्कि 2 पब्स और बार्स में बैठकर अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी, और उसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। हम नहीं, जज नहीं, पूरी दुनिया उस सीसीटीवी फुटेज को देख चुकी है। और इस फुटेज को देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाता है। हमने कल भी आपको वो फुटेज दिखाई थी, आज भी वो फुटेज आप देख लीजिए। इस फुटेज में यह लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा है एक पब में और शराब पी रहा है। कल भी हमने आपको कहा था कि देखिए, यह लड़का किसी भी बालिग की तरह शराब पीता है, किसी भी बालिग की तरह गाड़ी चलाता है, किसी भी बालिग की तरह अपने दोस्तों के साथ पब में और बार में जाता है। लेकिन जब यह पुलिस और अदालत के सामने आता है तो वो दोनों इसे एक मासूम बालक समझकर छोड़ देते हैं। अब खुद पुलिस भी यह बता रही है कि पुणे के जिस कोजी होटल के बार में इस लड़के ने शराब पी थी अपने दोस्तों के साथ, वहां सिर्फ शराब पर 2 घंटे के अंदर इसने 48,000 रुपए खर्च कर दिए। और जिस क्रेडिट कार्ड से इसका बिल भरा गया है, वो क्रेडिट कार्ड भी इसी लड़के का था। यानी ये लड़का कहने को तो नाबालिग है, लेकिन इसके पास अपना क्रेडिट कार्ड है। ये लड़का 48,000 रुपए की शराब एक रात में 2 घंटे के अंदर पी जाता है। ये लड़का 2 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाता है, 200 की स्पीड पर चलाता है,
2 लोगों की हत्या कर देता है और फिर भी अदालत कहती है कि यह मासूम बालक है। पुलिस कहती है यह तो मासूम बालक है, इससे गलती हो गई, इसे पता ही नहीं है। यह मासूम बालक 48,000 रुपए की शराब पी गया, सोचिए। इसलिए यह बाकी हर जगह एक बड़े आदमी की तरह काम करता है, बाकी हर जगह एक बालिग की तरह काम करता है, लेकिन कानून के सामने नाबालिग बन जाता है। तो क्या अदालत इन सबूतों को देखेगी? क्या अदालत अपनी आंखों से पट्टी हटाएगी और देखेगी कि कॉमन सेंस क्या कहती है? और जैसा कि हमारे देश में होता है, अदालत मेडिकल रिपोर्ट को ही आधार मानकर इस मामले में इस लड़के की जमानत को रद्द नहीं करेगी और इसे आगे भी ऐसा ही बरकरार रखा जाएगा। यानी ये लड़का ऐसे ही बाहर रहेगा, इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और एक बार के लिए सोचिए, अगर मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि यह लड़का शराब के नशे में नहीं था, तो फिर क्या होगा? इसके बाद यह केस बहुत कमजोर हो जाएगा। यह घटना एक मामूली सी सड़क दुर्घटना बनकर रह जाएगी और उस पब और उस बार के मालिक, उस होटल के मैनेजर भी छूट जाएंगे जिन्होंने इस लड़के को नाबालिग होते हुए अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए दी। और यह केस बहुत जल्द बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस पब में, जिस होटल में, जिस बार में इस लड़के ने शराब पी है, पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जब कोई एक बहुत बड़ा वकील और जिसके पास बड़े पैसे होते हैं, जो लड़के का ऐसा पिता होता है, वो सब कुछ खरीद लेते हैं और अदालत में कैसे वकील ये साबित कर देता है कि माय लॉर्ड, इस छोटे लड़के ने शराब पी ही नहीं थी, तो फिर ये केस बनता ही नहीं है। जब शराब ही नहीं पी तो पब के लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? जब शराब पी ही नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है कि शराब नहीं पी है, तो फिर ये सारे लोग भी छूट जाएंगे जिन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने नाबालिग लड़के को शराब दी। और सब लोग उस लड़के और लड़की को भूल जाएंगे जिन्होंने इस सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है। 24 साल का एक लड़का और 24 साल की एक लड़की जो बाइक पर जा रहे थे, जो मौके पर ही मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि यह 17 साल का लड़का शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। पुलिस का कहना है कि उसने आरोपी की बेल के खिलाफ ऊपरी अदालत में अब अर्जी दी है और कोर्ट से यह आग्रह किया है कि वो इस लड़के को बालिग मानकर, नाबालिग नहीं, बालिग मानकर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे। और पुलिस ने इस लड़के के पिता को भी अब गिरफ्तार कर लिया है, जो पुणे का एक बहुत बड़ा बिल्डर है और उसकी कंपनी लगभग 600 करोड़ रुपए की है। और आज जब इस लड़के के पिता को कोर्ट में पेश किया गया, तब वहां के स्थानीय लोगों ने उसका भारी विरोध किया और पुलिस ने उन होटल्स और बार के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार किया जहां इस लड़के ने नाबालिग होते हुए अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी। और इस एक्शन से पुलिस अब यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके लिए अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं है और वो इस मामले में इंसाफ के साथ है। पुलिस को ये थोड़ा देर में समझ में आया और पुलिस ये बात तब समझी जब हमारे समाज में, पूरे देश में इस घटना के प्रति बहुत आक्रोश पैदा हो गया और पुलिस की पोल एक के बाद एक खुलनी शुरू हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने आरोपी का इस पुलिस स्टेशन में एक तरह से रेड कार्पेट वेलकम किया था और उस लड़के के लिए थाने में बाहर से खाने के लिए पिज्जा मंगवाया गया, बर्गर मंगवाया गया उसकी पसंद का, और बिरयानी भी ऑर्डर की गई। ये सब कुछ थाने में उसे दिया गया, ऐसा आरोप है। हालांकि पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले ने इस लड़के की मदद करने की कोशिश की है या कानून को तोड़ा है, तो फिर वो उसकी पूरी जांच करवाएंगे। Was there any pizza or the burger provided by? There is some political. There was an allegation which came to us through the press. We have already ordered an ACP rank officer to inquire into it. If anyone is found doing such an act, he shall be proceeded against very, very severely. What about blood reports? Like videos are saying the guy was. Blood report has yet not come, but let me make it very clear. But let me make it very clear that only the blood report will prove that he was he was drinking alcohol is not a fact. The CCTV footages
and the online bill payment which has been made by the accused to the establishment it is very clear that he was under the influence of liquor. सभी पांचों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है. कोर्ट ने जो बेल दिया था उसके विरुद्ध हमने अपील किया है. उसकी सुनवाई आज शायद होगी और एक्यूज्ड को जुवेनाइल को रिमांड होम में भेजा जाएगा और उसको एडल्ट की तौर पे ट्रीट करने की परमिशन दी जाएगी. ऐसा हमें अपेक्षा है, विश्वास है और हम सभी प्रकार के जुडिशियल रेमेडीज इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं. अब देखिए, एक और आरोप भी है जो बड़ा दिलचस्प है और वो ये कि इस दुर्घटना के बाद अजीत पवार की पार्टी के स्थानीय विधायक सुनील टिंगरे खुद पुलिस स्टेशन चलकर गए थे और उन्होंने आरोपी को बचाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया था और इस लड़के की मदद करने की कोशिश की थी. और यह भी आरोप है कि उन्हीं के कहने पर पुलिस ने शुरुआत में इस केस की ठीक से जांच नहीं की और इसमें ढिलाई बरती और हर वो काम किया जिससे यह लड़का बच जाए. हालांकि अब एमएलए साहब इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं और अब उल्टी बात कह रहे हैं. अब वो कहते हैं कि वो तो इस लड़के को सख्त सजा दिलवाने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे. वो तो जो स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि इस लड़के के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, वो तो ये मांग लेकर गए थे. लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या आपको आज इन नेताजी की बात पर विश्वास होगा? लोग मदद के लिए उन्होंने कॉल किया था. मैं वहां पर पहुंचा और मैंने वो देखा, पीआई साहब से मुलाकात करने की कोशिश की. वो वहां अवेलेबल नहीं थी. तब मैंने उन्हें फोन से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने 15 मिनट में पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, आप यहाँ मत आओ, ये बताया. आने के बाद मैंने उनसे पूरी घटना की ये जानकारी ली. उन्होंने उस पे मुझे बताया कि इसमें 2 लोगों की मौत हुई है और इसमें एक बच्चा एक कार ड्राइव कर रहा था तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस लगाए जाएंगे. तो उसमें मैंने उनको बताया जो भी कायदे से बनता है वो सब ऑफेंस आप लगा सकते हो. उसी बात में वो बताने के बाद मैं अपने घर चला गया. यह भी आरोप है कि ये विधायक और उस नाबालिग लड़के के पिता एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं. भारत जैसे लोकतंत्र में जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं वहां कुछ कमजोरियां भी हैं और कुछ ताकतें भी हैं. कमजोरी यह है कि 140 करोड़ के इस देश में पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है. पैसे से सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं. अपने बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन खरीदा जा सकता है. इलाज के लिए बड़े अस्पताल में अच्छा बेड खरीदा जा सकता है. कई बार इंसाफ भी खरीदा जा सकता है क्योंकि हमारे देश की रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है. और पुणे के इस मामले में भी हो सकता है कि इस अमीर बिल्डर ने पूरी व्यवस्था को खरीद कर अपनी जेब में रखने की कोशिश की हो, जिससे उसके बेटे को गिरफ्तारी के 14 घंटे में सिर्फ 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की छोटी सी शर्त पर बेल आसानी से मिल गई. और यह हमारे देश की कमजोरी है कि यहां पैसे से और भ्रष्टाचार से कुछ भी खरीदा जा सकता है. लेकिन इसी देश की ताकत यह है कि आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा समाज खड़ा हो गया है. पूरे देश में लोग इस दुर्घटना के बारे में बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया ने भी अपना रोल निभाया, अपना दबाव डाला और देश के मीडिया ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई. और अब एक एक करके इस मामले में फैसले पलटने लगे हैं. पुलिस ने और अदालत ने जो गलतियां की हैं वो उजागर होने लगी हैं और पुलिस को मजबूरी में ही सही अब कार्रवाई करनी पड़ रही है. और ये इस देश की ताकत की वजह से हुआ है. ये लोकतंत्र की ताकत है. वरना आप खुद सोचिए, जिस अमीर बाप के बेटे को 14 घंटे के अंदर बेल मिल गई, क्या पुलिस उसके पिता को इतनी आसानी से कभी भी गिरफ्तार करती? ऐसा कभी नहीं होता. असल में यह पहला मामला नहीं है जब पैसे से कानून के लंबे हाथों को बांधने की कोशिश हुई है. वर्ष 1999 में दिल्ली में एक बड़ी मशहूर घटना हुई थी जिसमें एक तेज रफ्तार BMW कार ने रात को शराब के नशे में पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी. यह BMW केस बड़ा मशहूर केस है. इस BMW कार में 3 लोग मौजूद थे जिनमें भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल SM नंदा के पोते संजीव नंदा गाड़ी चला रहे थे, जबकि मशहूर उद्योगपति राजीव गुप्ता के बेटे सिद्धांत गुप्ता और माणिक कपूर उनके साथ इसी BMW कार में मौजूद थे. यह इतना हाई प्रोफाइल केस था कि इस घटना में जो लोग चश्मदीद गवाह थे उन्हें बयान बदलने के लिए सरकारी वकील की मदद से 5-5 करोड़ रुपए तक देने की पेशकश हुई. और एक गवाह ने तो अपना बयान बदलकर पुलिस को यह बताया कि पुलिस वालों की जान
इस BMW कार से नहीं बल्कि एक ट्रक के चढ़ने से हुई थी। यानी इन लोगों ने जो चश्मदीद गवाह थे उन्हें भी खरीद लिया। पुलिस ने इस घटना की वीडियोग्राफी कराने के बाद इसका 30 मिनट का एक वीडियो बनाया था, लेकिन यह वीडियो लगभग 4 साल तक अदालत को दिया ही नहीं गया क्योंकि पुलिस भी पीछे से इन दोषियों के साथ मिल गई थी। लेकिन बाद में सारे राज एक एक करके खुलते गए और दोषियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पुणे की घटना में जो कुछ हुआ वो हमारे देश में पहली बार नहीं हो रहा है और ये एक और BMW केस साबित हो सकता है। और हमारे देश में तो जब किसी अमीर बाप का बेटा पटरी पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा देता है तो उसके बाद यही कहा जाता है कि क्या पटरी सोने के लिए होती है? गलती तो उन लोगों की है जो पटरी पर सो रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि क्या पटरी गाड़ी चलाने के लिए होती है। आज पुणे की इस घटना को लेकर पूरे देश में बहस हो रही है और हर कोई इस नाबालिग लड़के की बात कर रहा है। लेकिन आज आप एक बार के लिए सब कुछ भूलकर उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्हें अपने जवान बेटे और बेटी की अर्थी को इस 17 साल के लड़के की वजह से आज कंधा देना पड़ा। सोचिए इस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने 24 साल के जवान बेटे की अर्थी को अपने कंधे पर उठाया होगा, क्योंकि पुणे में एक अमीर बिल्डर के 17 साल के लड़के ने शराब पीकर उनके लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। सोचिए क्या कोई भी दौलत इनके बेटे और बेटी को वापस इस दुनिया में ला सकती है। अनीस और अश्विनी दोनों 24 साल के थे, पेशे से इंजीनियर थे और मध्य प्रदेश से पुणे आकर नौकरी कर रहे थे। अश्विनी तो सिर्फ 4 महीने पहले ही पुणे में नौकरी मिलने के बाद इस शहर में शिफ्ट हुई थी और उसने अपने पिता से कहा था कि वो अपने सपनों के साथ अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा करेगी। और कुछ इसी तरह की कहानी अनीस की भी है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपने पिता से कहा था कि वो अब बड़ा हो गया है और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता है और उसके पिता को अब इसके बाद कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब अनीस की मां देश से अपने बेटे के लिए और अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रही है और पूछ रही है कि क्या इस देश का कानून यही है कि यहां 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला एक नाबालिग लड़का शराब पीकर भी बच जाता है और उसे इतनी आसानी से बेल मिल जाती है। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे भी कभी भी मुझे बाहर न रहे। मुझे न्याय दिलवाइए आप लोग। हम तो सदमे में हैं, हम तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बेटी नहीं रही करके। बहुत ज्यादा धक्का लगा। बस यही कि ये घटना बार बार ना हो, मतलब दोबारा ना करे वो, ऐसी सजा मिले उसे। सब ढकोसला क्या है, निबंध में क्या होगा, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है संविधान में कि आप निबंध लिखवा लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, सजा दे दीजिए निबंध लिखवाने की। निबंध तो कोई भी तीसरी 4th 5th का बच्चा भी निबंध लिख देगा, उससे अच्छा भी लिख देगा। बिल्डर के पास बहुत पैसा है, सैकड़ों करोड़ रुपए हैं खर्चा करने के लिए। वो पुलिस को भी खरीद सकता है, न्याय को भी खरीद सकता है, मेडिकल रिपोर्ट को रुकवा सकता है, मेडिकल रिपोर्ट को बदलवा सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये लोकतंत्र है, इस देश में लोगों की भी अपनी एक ताकत होती है। और आज हम आपको एक बताना चाहते हैं कि हम इस मामले में जो 2 युवा मारे गए हैं, अनीस और अश्विनी, हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और हम उन्हें न्याय दिलवाकर ही दम लेंगे। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम अश्विनी और अनीस की ये लड़ाई लड़ेंगे। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवारों के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें न्याय जरूर दिलवाएंगे। और कितना भी पैसा वो बिल्डर खर्चा कर ले, वो पैसा उसके किसी काम आने वाला अब नहीं है। और एक एक करके जब तक ये न्याय नहीं हो जाता, हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि इस केस में क्या चल रहा है और कैसे उस लड़के को बचाने की कोशिशें चल रही हैं और उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज एक बड़ा सवाल यह भी है देश के सामने कि जो लड़का अपने दोस्तों के साथ एक ही रात में 48,000 रुपए की शराब पी जाता है, 220 की स्पीड से 2 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहा है, क्या आप उसे नाबालिग मानेंगे? क्या कानून उसे नाबालिग मानेगा? क्या अदालत जो बैठी है, जज साहब जो सामने बैठे हैं, क्या वो
इतनी आसानी से इस लड़के को नाबालिग, एक मासूम बालक मान लेंगे? कैसे? वर्ष 2015 में हमारे देश में एक कानून बना था जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इस कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई अपराध बहुत ज्यादा नृशंस और जघन्य है तो उस मामले में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। और यह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड कोर्ट इस पर फैसला ले सकते हैं। और हमारी मांग यही है कि इस मामले में इस लड़के को बालिग मानकर इसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए जैसे किसी बड़े आदमी के खिलाफ होती। यह पूरा मामला आज हमारी न्यायिक प्रणाली के लिए भी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस मामले में अदालत के उस फैसले की भी विवेचना हुई है जिसमें उसने निबंध लिखने की शर्त पर इस लड़के को इतनी आसानी से जमानत दे दी। इसलिए अब अदालत पर बहुत कुछ टिका हुआ है। और जब अदालत की बात हो रही है तो हम आपको दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस JR मेधा का एक कथन पढ़कर आज सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, न्याय की अदालत में पीड़ित और दोषी दोनों को सच पता होता है, लेकिन वो जज ही है जो पूरे केस की सुनवाई के दौरान ट्रायल पर रहता है। यानी ये ट्रायल जो है ये जज का भी होता है, ये ट्रायल अदालत का भी होता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस ट्रायल में इस बार अदालत फेल हो गई। देखिए, हमारे देश में जब नाबालिगों के लिए कानून बना था, जैसा मैं आपको बता रहा हूं 2015 में जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ, निर्भया के मामले में, निर्भया के बलात्कार के मामले में आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग लड़का था। और तब इस पर बहस छिड़ गई कि यह लड़का तो नाबालिग है, इसे सजा कैसे हो सकती है, जबकि वो भी बलात्कार का दोषी था। अब बड़ा सवाल यह है कि एक नाबालिग लड़का अगर बलात्कार कर सकता है, किसी की हत्या में शामिल हो सकता है, तो वो नाबालिग कैसे हुआ? वो तो बालिग ही होना चाहिए। और ये जब कानून बने थे तब हमारे देश में 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हुआ करते थे उनमें एक मासूमियत होती थी, उनमें एक बचपना होता था, इसलिए ये उम्र जो है बढ़ाकर रखी गई थी। लेकिन धीरे 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 आपने देखा होगा अब जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं उनमें ना तो वो मासूमियत रही है, ना उनमें वो बचपना रहा है। आज 17 साल का लड़का किसी बड़े आदमी की तरह ही व्यवहार करता है। और इसीलिए 2015 में ये जो नाबालिग की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, इसे बदला गया और नाबालिग की जो उम्र सीमा है उसे घटाकर 16 साल किया गया। और आज हम यही कहते हैं कि आज उसी कानून पर चलने के बाद अदालत को इस लड़के को नाबालिग नहीं बल्कि बालिग घोषित करना चाहिए और इस पर वही कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर, उबर ड्राइवर, ओला का ड्राइवर या कोई और ट्रक ड्राइवर अगर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे गलती से, तो उसे कितनी सजा होगी? क्या उसे भी एक निबंध लिखने की सजा छोटी सी देकर रिहा कर दिया जाएगा या वो जीवन भर जेल में सड़ेगा? आप खुद अपने आप से सवाल पूछकर देखिए। अगर किसी गरीब टैक्सी वाले ने ऐसी दुर्घटना की होती तो उसे कितनी सजा होती? क्या उसे भी यह कह दिया जाता कि आप भी एक निबंध लिखिए और 14 घंटे के अंदर उसे रिहाई मिल जाती? और फिर इन दोनों की तुलना करके देखिए, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत क्रोध आएगा ये जानकर। अब हम आपको वर्ष 2012 का राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान पहले तो यह आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और मुसलमानों को आरक्षण भी नहीं दिया। और फिर वो ये वादा करते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी। और देश को राहुल गांधी का ये 12 साल पुराना भाषण प्रधानमंत्री मोदी ने सुनवाया है। प्रधानमंत्री मोदी इस भाषण को सुनवा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप इस भाषण के बारे में क्या कहेंगे, जो कि राहुल गांधी ने आज नहीं 12 साल पहले उन्होंने दिया था। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो कांग्रेस को उसके मकसद में अब कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। आज आप दोनों के बयान सुनिए, लेकिन ध्यान से सुनिए। 12 साल पहले 2012 में राहुल गांधी ने मुस्लिम आरक्षण पर क्या कहा था। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह यादव की 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा ऐसे।
2-3 बार पूछा सना का, फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है। राहुल गांधी का जो बयान अभी आपने देखा, ये बयान उन्होंने 18 फरवरी 2012 को दिया था, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उस समय मायावती थी। और ये बयान राहुल गांधी ने मौजूदा कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा में दिया था और अखिलेश यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर तब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस देगी। अब आप सोचिए, 2012 की ये बात है, अब 2024 चल रहा है और कहते हैं राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन। 2012 में राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और आज 2024 में वही राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव के साथ मिलकर उसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम नेहरू सरकार की चुनावी परफॉर्मेंस और मोदी सरकार के चुनावी परफॉर्मेंस का एक तुलनात्मक विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बार का चुनाव जीत जाते हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले व्यक्ति होंगे इस देश में जो लगातार एक के बाद एक तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। यह रिकॉर्ड इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है, और अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी जीत गए तो फिर वो भी इस रिकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। अब लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी। बीजेपी ने अपने लिए लक्ष्य रखा कि वो 370 सीटें जीतेगी और एनडीए के लिए उन्होंने लक्ष्य रखा कि इस बार 400 पार। अब पूरी बहस इस बात पर चल रही है कि 400 सीटें आएंगी या नहीं और 370 सीटें आएंगी या नहीं। और ऐसा माहौल विपक्ष ने बना दिया है कि मान लीजिए बीजेपी ने इस बार 303 नहीं 300 सीटें जीती या 370 से एक सीट कम जीती या अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जो उन्होंने अपने लिए रखा है, तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि वो भी बीजेपी के लिए हार के जैसा ही होगा। अगर 400 सीटें नहीं आई एनडीए की तो शायद कह दिया जाएगा कि बीजेपी हार गई। लेकिन हमें याद रखना होगा कि सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है और 272 जिसके पास भी होगा वो सरकार बना लेगा। एक और बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा चुनाव होगा, और तीसरा चुनाव जब कोई पार्टी लड़ रही होती है सत्ता में रहते हुए, अगर तीसरी बार चुनाव में बीजेपी 300 सीट भी ले लेती है तो यह एक बहुत बड़ी बात है। तीसरी बार में 300 सीटें भी 450 सीटों के बराबर मानी जाएंगी। तो जब एक के बाद एक सरकार चुनावों में जाती है तो क्या सीटें बढ़ती हैं या कम हो जाती हैं, क्या होता है? और जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तो तब क्या हुआ था? तो जरा उस जमाने पर नजर डालिए। वर्ष 1951 और 52 में जब हमारे देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ तब कांग्रेस पार्टी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटें मिली थी, 364। इसके बाद अगला चुनाव हुआ 5 साल बाद 1957 में, और तब कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा जीती और उसे देश में 371 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला।
यानी नेहरू को पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। फिर तीसरा चुनाव हुआ वर्ष 1962 में, जब नेहरू सरकार ने लगातार अपना तीसरा चुनाव जीता और तब कांग्रेस की 10 सीटें कम हो गईं और उसे 361 सीटें उस लोकसभा चुनाव में मिली थी। तो अब आप देखिए, नेहरू के जो 3 कार्यकाल थे और 3 चुनाव थे, उसमें 364, 371, 361। एक बात आपको याद रखनी होगी, यहां उस समय विपक्ष हमारे देश में ना के बराबर था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नाम का भी शायद नहीं रहा होगा और लोगों को सरकारों के बारे में इतनी ज्यादा जागरूकता भी नहीं थी। वो जमाना अलग था, लेकिन तो भी पंडित नेहरू ने 3 बार एक के बाद एक सरकार बनाई। अब अगर आप मोदी सरकार में बीजेपी का प्रदर्शन देखेंगे तो आपको इन दोनों में भी कुछ समानताएं नजर आएंगी। कैसे? पंडित नेहरू की सरकार में पहला चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव में कांग्रेस की 7 सीटें बढ़ गई थी, कम नहीं हुई थी, बढ़ गई थी। जबकि मोदी सरकार में भी जब बीजेपी ने 2019 में अपना दूसरा चुनाव जीता तब उसकी 21 सीटें बढ़ गई थी और उसे 303 सीटें मिली थी। तो देखिए, बीजेपी को पहले 282 सीटें मिली, अगले चुनाव में उसे 303 सीटें मिली। नेहरू की तरह मोदी के कार्यकाल में भी सीटें अगले चुनाव में बढ़ गई। इसलिए अगर बीजेपी पंडित नेहरू की सरकार की तरह उसके तीसरे चुनाव के नतीजों को दोहराती है और कांग्रेस की तरह उसे लगातार तीसरे चुनाव में पहले चुनावों के बराबर सीटें मिल जाती हैं, यानी पहला मतलब 2014 के बराबर भी सीट मिल जाती हैं, तो बीजेपी वर्ष 2014 की तरह 282 के आसपास सीटें जीत सकती है, जो पिछले चुनाव के लिहाज से कम जरूर होंगी, लेकिन बीजेपी इतनी सीटों पर भी आसानी से बहुमत की सरकार बहुत आसानी से बना सकती है। अब यहां सबसे बड़ी बात यह कि हमारे देश में अभी कुछ नेता इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए 400 सीटें नहीं जीतेंगी, तो एक तरीके से यह उनकी हार है। हकीकत यह है कि अगर बीजेपी ने 300 से कम सीटें भी जीती और उसने 272 का आंकड़ा पार कर लिया, तो भी वो आसानी से बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी और पंडित नेहरू के जमाने में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अगर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे, क्योंकि पंडित नेहरू भी लगातार 3 बार चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि अगर प्रधानमंत्री मोदी को पंडित नेहरू के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ना है तो फिर उन्हें वर्ष 2031 तक देश का प्रधानमंत्री बने रहना होगा। आजादी के बाद अंतरिम सरकार के कार्यकाल को मिलाकर पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 16 साल और 286 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। 16 वर्ष 286 दिन। और अगर प्रधानमंत्री मोदी को उनका यह रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्हें 9 मार्च 2031 तक देश का प्रधानमंत्री बने रहना होगा, जब वो 80 वर्ष के हो जाएंगे। और उन्हें इसके लिए 2024 के बाद वर्ष 2029 का चुनाव भी जीतना होगा। वर्ष 1962 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार तीसरा चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाई, तब वो 72.5 वर्ष के थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस बार का चुनाव जीतते हैं तो वो 73.5 वर्ष की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाएंगे। अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। 19 मई को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई और आज जब उनका पार्थिव शरीर ईरान के तबरीज शहर पहुंचा तो सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी और ये सभी लोग इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक जता रहे थे। ईरान की सरकार का कहना है कि 22 मई को यानी कल तेहरान में इब्राहिम रईसी के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा होगी और उनका अंतिम संस्कार 23 मई को मशाद शहर में किया जाएगा, जहां उनका जन्म हुआ था। आप बड़ी स्क्रीन पर थोड़ी तस्वीर आप देखिए। और रईसी का जो शव है, उनकी जो शव यात्रा है, वो कई शहरों से गुजरते हुए आखिर में उस शहर में पहुंचेगी जहां उनका जन्म हुआ था। जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई, उसमें उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोग थे और
इनमें से कोई भी नहीं बचा, सबकी मौत हो गई। इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे साजिश होने का शक भी जताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि यह भी हो सकता है कि यह मौसम की खराबी की वजह से हुआ हो। तो पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अभी तक जो बात सामने आई है वो ये, जो ईरान की सरकार कह रही है मौसम खराब था, टेरेन खराब थी और हेलीकॉप्टर बहुत पुराना था। हेलीकॉप्टर की जो मेंटेनेंस थी वो एक बड़ा इसमें मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ईरान में जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके जो हवाई जहाज़ हैं, उनकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि अमेरिका ने उन पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्पेयर पार्ट्स की कमी झेलनी पड़ती है। तो जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सफ़र कर रहे थे, ये हेलीकॉप्टर लगभग 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था। इसलिए एक बड़ी चीज़ ये हो सकती है, क्योंकि पुराना हेलीकॉप्टर था इसलिए इसमें कोई खराबी आ गई होगी, मौसम खराब था, टेरेन खराब था और उसकी वजह से दुर्घटना हुई। लेकिन बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, यानी ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे षड्यंत्र हो सकता है और इसमें 3 थ्योरीज चल रही हैं। पहला, इसमें ईरान के दुश्मन देश इजराइल का हाथ है। दूसरा, ये अमेरिका ने करवाया है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के संबंध भी खराब चलते रहे हैं। और तीसरा, ईरान की अंदरूनी राजनीति भी इसकी वजह हो सकती है, यानी ईरान के अंदर की जो राजनीति है वो भी। असल में इस दुर्घटना के पीछे साजिश का शक इसलिए है क्योंकि इब्राहिम रईसी अजरबैजान की सीमा पर एक डैम का उद्घाटन करके, बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे और उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। बाकी दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित लौट आए, लेकिन सिर्फ वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री थे। इजराइल का नाम आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद ने कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस चलाकर अपने दुश्मनों को ऐसे ही खत्म किया है। इस समय ईरान और इजराइल की दुश्मनी बहुत बढ़ी हुई है। इजराइल कहता है कि ईरान गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, जो इजराइल पर अक्सर हमला करते रहते हैं। पिछले महीने पहली बार ईरान ने इजराइल के अंदर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए और उसने कहा कि इजराइल ने सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करवाया था और इसके जवाब में उसने हमला किया। इस हमले का आदेश सीधे इब्राहिम रईसी ने ही दिया था। तो आप ये याद रखिए कि ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया था उसके आदेश इब्राहिम रईसी ने ही दिए थे और इसलिए पहला शक ईरान पर जा रहा है। अब दूसरी थ्योरी देखिए कि दूसरी थ्योरी क्या है। वर्ष 2020 में ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या भी ऐसे ही हुई थी, जिसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और इस घटना में भी ईरान के वैज्ञानिक जब अपनी कार में जा रहे थे तब रास्ते में ही एक ट्रक पर रखे रोबोटिक मशीन गन से गोलियां चली और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक पर, जबकि उस ट्रक पर कोई नहीं था, इस मशीन गन को कंप्यूटर से चलाया गया था और हमला करने वाला लगभग 1500 किलोमीटर दूर कंप्यूटर के सामने बैठा था, यानी रिमोट कंट्रोल से सब कुछ हो रहा था। यह अकेली घटना नहीं थी जब इस तरह से ईरान का कोई वैज्ञानिक मारा गया। इजराइल ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना चाहता है और 2007 से अब तक मोसाद के जासूसों ने ईरान के 5 बड़े वैज्ञानिकों को ऐसे ही मरवाया है। वर्ष 2020 में ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में भी मोसाद का हाथ बताया जाता है, हालांकि उसमें अमेरिका का हाथ था। 1951 में बने मोसाद के एजेंट दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनकी मदद से वो सीक्रेट ऑपरेशन चलाता है। मोसाद का सबसे ज्यादा नाम 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में इजराइल के खिलाड़ियों की हत्या के बाद हुआ था। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के इजराइल की टीम के 11 खिलाड़ियों को 2 दिन तक बंधक बनाने के बाद मार डाला था और मोसाद ने इसके बाद लगभग 20 साल तक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और उसके बाद उसके एजेंट्स ने इटली, फ्रांस, ग्रीस, साइप्रस और लेबनान में जाकर हर उस आतंकवादी को मार डाला जिसका म्यूनिक के हमले में जरा सा भी हाथ था। मोसाद पर इजराइल की सरकार को बहुत भरोसा है और पिछले साल 7 अक्टूबर को जब इजराइल में हमास ने हमला किया तो उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को यह आदेश दिया कि हमास के आतंकवादी चाहे जहां भी हों उन्हें खोज कर निकालें और उन्हें खत्म कर दें। तो इजराइल को भी यह बात पता चली कि रईसी की मौत के लिए उस पर शक जताया जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है और इसलिए इजराइल के एक अधिकारी ने पहले ही यह कह दिया कि इस हमले में इजराइल का हाथ नहीं है। हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे अमेरिका का हाथ होने की भी बात चल रही है, क्योंकि अमेरिका से भी ईरान की दुश्मनी है और सवाल उठ रहा है कि कहीं हमास, हूती और हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए तो
अमेरिका ने ईरान के राष्ट्रपति को नहीं मरवा दिया, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी अपनी सफाई दे दी है कि इस क्रैश में उसका कोई हाथ नहीं है। The United States had no part to play in that crash, and that's a fact, plain and simple. The United States had no part to play in that crash, and that's a fact, plain and simple. तो इजराइल और अमेरिका के बारे में हमने आपको बता दिया। अब इस घटना के पीछे तीसरी थ्योरी यह है कि इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे ईरान की अंदरूनी राजनीति भी हो सकती है। वो कैसे? ईरान में सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खोमेनी सबसे शक्तिशाली नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं, जो राष्ट्रपति से भी ऊपर है। खोमेनी वर्ष 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। वो 85 साल के हैं और उन्हें कैंसर है। इसलिए ईरान में बड़ा सवाल है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इब्राहिम रईसी खोमेनी के बहुत करीबी थे और यह माना जाता था कि वही अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। खोमेनी के उत्तराधिकारी यही हैं। और रईसी के बाद दूसरे नंबर पर खोमेनी के अपने बेटे मुज्तबा खोमेनी थे। मुज्तबा पर पर्दे के पीछे से अपने पिता का दफ्तर चलाने के आरोप लगते रहे और खोमेनी के करीबी लोगों पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, लेकिन ईरान की आम जनता असल में उन्हें पसंद नहीं करती। इसलिए इब्राहिम रईसी की मौत के लिए मुज्तबा खोमेनी पर भी शक जताया जा रहा है, क्योंकि रईसी की मौत के बाद अब सुप्रीम लीडर बनने का उनका रास्ता आसान हो गया है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपके लिए। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीवन की कड़वी सच्चाई यह है कि सुंदरता सस्ती है लेकिन चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती है लेकिन वक्त महंगा है। नमस्कार।